हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था जो कि हम रेस्पिरेशन पढ़ रहे थे, उसका हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट के बारे में, जिसमें हमने कैलकुलेट किया था कि एटीपी की सिंथेसिस एक्चुअली मतलब जो 38 और 36 एटीपी का गेन होता है इन एरोबिक रेस्पिरेशन वो कैसे होता है, हमने उसके बारे में बात की थी। तो आज हम पढ़ेंगे एम्फीबॉलिक पाथवे के बारे में। अगर आपको याद है, हमने पहले लेक्चर में बात किया था रेस्पिरेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स में, जिसमें से एक पॉइंट था कि जो रेस्पिरेशन होता है वो एक एम्फीबॉलिक प्रोसेस होता है। तो एम्फीबॉलिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है? अगर हम एम्फीबॉलिक की बात करें तो जो बेसिक मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी के अंदर परफॉर्म होता है वो दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका कैटाबॉलिज्म और दूसरा होता है एनाबॉलिज्म। ये दोनों प्रोसेसेस नॉर्मल बॉडी में परफॉर्म होती है, जो वेरियस सिस्टम्स होते हैं उसके अंदर ये बैलेंस बना के चलती है, जहाँ जिसकी ज़रूरत होती है उस हिसाब से वो काम करता है। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है कंस्ट्रक्टिव यानी हम किसी मॉलिक्यूल नए मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करके। तो इस प्रोसेस को हम एनाबॉलिज्म कहते हैं। और कैटाबॉलिज्म की बात करें तो इसको हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव, यानी इसमें किसी एक बड़े मॉलिक्यूल का इसके जो वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो गए, छोटे छोटे पार्टिकल्स, उसमें उसका ब्रेक डाउन करते हैं। ये दोनों बेसिक जो प्रोसेस होती हैं ये नॉर्मल मेटाबॉलिज्म के टाइप्स होते हैं। तो अगर कोई ऐसी प्रोसेस जिसमें कैटाबॉलिज्म भी हो, यानी ब्रेक डाउन हो रहा हो, जैसे हमें नॉर्मल रेस्पिरेशन को देख के लगता है कि उसमें सिंपली फूड का ब्रेक डाउन हो रहा है, हमें एनर्जी मिल रही है, यानी वो कैटाबॉलिक प्रोसेस होती है। ऐसा नहीं होता है, उसमें कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस भी होती है, यानी हम कह सकते हैं कि उसमें दूसरे मॉलिक्यूल्स का भी फॉर्मेशन होता है। इस वजह से हम उसको एनाबॉलिज्म को भी इसमें कंसीडर करेंगे, यानी कि प्रोसेस जो होती है ये ओवरऑल एम्फीबॉलिक प्रोसेस होती है। सिंपली कैटाबॉलिज्म में ब्रेक डाउन हो रहा है बड़े से मॉलिक्यूल का छोटे मॉलिक्यूल में, और अगर हम उसी छोटे छोटे मॉलिक्यूल को कंबाइन करके किसी बड़े से मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं तो उसको हम एनाबॉलिज्म कहते हैं। और कोई भी ऐसी प्रोसेस जिसमें कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म भी हो रहा होता है उसको हम एम्फीबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल की बात करें तो ये हो जाएगा आपका रेस्पिरेशन, जो चैप्टर हम अभी पढ़ रहे हैं, रेस्पिरेशन। ये हो गया आपका एम्फीबॉलिक पाथवे। तो अब तक हमने जितने भी प्रोसेसेस देखे थे, चाहे वो ग्लाइकोलाइसिस की बात कर रहे हैं, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल, उसमें सब में कहीं ना कहीं कैटाबॉलिज्म के ज़्यादा प्रोसेसेस हो रहे थे। और एंड में हमने देखा कि हमने उससे एटीपी की सिंथेसिस कराई थी। आज हम बात करेंगे कि वो एनाबॉलिक कैसे है, वो कैसे किसी दूसरे सब्सटेंस का कंस्ट्रक्शन में हेल्प कर रहा है। आज हम उसकी बात करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले सबस्ट्रेट से, कार्बोहाइड्रेट से। उसमें भी जो ग्लूकोज होता है वो सबसे ज़्यादा फेवर्ड प्रोडक्ट होता है, सबस्ट्रेट होता है, मोस्ट फेवर्ड सबस्ट्रेट होता है ग्लूकोज। इसका मतलब ये नहीं है कि इसके अलावा जो अदर न्यूट्रिएंट्स हैं, चाहे वो प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, या फिर ग्लूकोज के भी अदर कार्बोहाइड्रेट्स के भी जो अदर मॉलिक्यूल्स हो गए, उनका यूज नहीं होता। उनका भी कहीं ना कहीं यूज होता है। इस पूरे प्रोसेस में कहीं ना कहीं उनका इंटर कन्वर्शन होता है, हम उसकी बात करेंगे। तो स्टार्टिंग में जब हमने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ये प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस की साइटोप्लाज्म में होती है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का फर्दर कन्वर्जन होता है इनटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, एंड देन उसका कन्वर्जन होता है इनटू फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। ये हो गई तो बेसिक प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस की। उसके बाद से एक स्टेज आती है जहाँ पे हमें 2 मॉलिक्यूल मिलता है, अगर आपको याद हो तो, जहाँ पे हमने देखा था कि उसके बाद से जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होता है ग्लाइकोलाइसिस का पाइरूवेट, वो 2 बनता है। तो ये वो स्टेज आ गई जहाँ पे हमें मिलता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और दूसरा मिलता है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। हमने डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट को शॉर्ट में लिखा था DHAP, और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को लिखा था हमने PGAL। ये हो गया इसके डिफरेंट फॉर्म। इसके
बाद से फर्दर ये कन्वर्ट होता है आपका पायरुविक एसिड में। उसके बाद से लिंक रिएक्शन में एंटर करेगा वो, एसिटाइल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन होता है एंड देन क्रेब्स साइकिल। उसके बाद से हमने एटीपी की सिंथेसिस कराई थी। तो ये होगी बेसिकली बीच वाली स्टेप में हम बस यही एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस कैसे हो रही थी, कौन कौन से मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा था। उसमें भी हमने सारे मॉलिक्यूल को कंसीडर नहीं करा है। तो ये हो गया सिर्फ जब हमने कार्बोहाइड्रेट को कंसीडर करा, तो उसमें भी ग्लूकोज की बात कर रहे हैं। तो होता क्या है कि अगर हमने फैट लिया, प्रोटीन लिया, या फिर ऐसा तो है नहीं कि हर लिविंग बॉडी में न्यूट्रिएंट्स का जो अमाउंट होता है हमेशा ऐसा नहीं कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा हो या फिर फैट बहुत ज़्यादा हो, मतलब इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जो हमें चाहिए वो तुरंत मिल ही जाए, ऐसी भी सिचुएशन आती है। तो उस केस में क्या होता है कि अगर बॉडी को चाहिए कि प्रोटीन उसके पास नहीं है, उसे प्रोटीन चाहिए लेकिन उसके पास कार्बोहाइड्रेट है, तो वो क्या करती है कि इसके जो बीच के इंटरमीडिएट वाले स्टेप्स हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रोटीन्स बेसिकली अमाइनो एसिड से मिलके बने होते हैं और ये लिंक करते हैं ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस में। इनका कन्वर्जन हो सकता है, इंटर कन्वर्जन होता है, यानी पायरुविक एसिड से हम यहाँ पे अमाइनो एसिड्स यानी प्रोटीन्स भी बना सकते हैं, या फिर प्रोटीन या अमाइनो एसिड के ब्रेक डाउन से हम पायरुविक एसिड भी बना सकते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें प्रोटीन चाहिए होगा तो हम पायरुविक एसिड, एसिटाइल कोएंजाइम ए या फिर अल्फा कीटोग्लूटारेट, ये क्रेब्स साइकिल का एक इंटरमीडिएट होता है। ये सारे मॉलिक्यूल जो होते हैं अमाइनो एसिड से लिंक करते हैं, यानी जो प्रोटीन बनाते हैं। तो जब हमें प्रोटीन की ज़रूरत होती है तो पायरुविक एसिड का वापस से कन्वर्जन हो जाता है अमाइनो एसिड्स में। ये शॉर्ट मॉलिक्यूल थे पर ये कन्वर्ट हो गए किसी बड़े से मॉलिक्यूल में इन कंपेरिजन टू दिस वन। तो यहाँ पे ये जो प्रोसेस हो रही है ये हो जाती है आपकी एनाबोलिशन। जब हमने कन्वर्ट करा बीच के इंटरमीडिएट के जो मॉलिक्यूल हैं, इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल, उससे हमने अमाइनो एसिड की सिंथेसिस कराई, तो ये हो गया आपका एनाबोलिशन। और अगर हमें ग्लूकोज मतलब प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा है, ग्लूकोज कम है, पर हमें उससे एनर्जी डिराइव करना है, तो हम प्रोटीन का यूज करके उसको पायरुविक एसिड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम में भी कन्वर्ट करते हैं, या फिर अल्फा कीटोग्लूटारेट और ग्लूटरिक एसिड में कन्वर्ट करके हम उससे एनर्जी डिराइव कर लेते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि इसमें कन्वर्जन हो रहा है, प्रोटीन से हम पायरुविक एसिड बना सकते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम ए बना सकते हैं, उसके अलावा अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड भी बना सकते हैं अगर हमें इसमें से कुछ चाहिए तो। और या फिर इसकी मात्रा की बात करें, जब ये बहुत ज़्यादा हो, हमें प्रोटीन चाहिए, तो हम इसका यूज करके हम प्रोटीन भी बना सकते हैं। यानी ये दोनों आपस में इंटर कन्वर्टेबल है। हम प्रोटीन से इसको डिराइव कर सकते हैं और इसकी यूज से हम प्रोटीन को भी डिराइव करते हैं। ये डिपेंड करता है हमारी बॉडी की नीड पे कि उसको कब क्या चाहिए, उसको जो जिस टाइम पे जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है उस टाइम ये इंटर कन्वर्शन करा लेता है और उसके हिसाब से अपने फर्दर प्रोसेस कंटिन्यू रखता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पायरुविक एसिड से हमने अमाइनो एसिड्स बनाया, यानी ये कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस हो रही है। अब तक हमने इसमें देखा था कि डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस हो रही थी, पर यहाँ से जब हम उसको प्रोटीन में कन्वर्जन करा रहे हैं तो ये कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस हो गई, यानी ये एनाबोलिशन हो गई। सेम प्रोसेस फैट के केस में भी होती है। फैट्स का ब्रेकडाउन होता है इनके स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, फैटी एसिड्स में, ग्लिसरॉल में। इसमें इसके लिंकेज की बात करें तो ग्लिसरॉल का इंटर कन्वर्जन होता है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में। यानी अगर ग्लूकोज का अमाउंट बहुत कम है, फैट बहुत ज़्यादा है, तो उस टाइम क्या करती है बॉडी की फैट का ब्रेकडाउन कराती है फैटी एसिड्स में, ग्लिसरॉल में, और ग्लिसरॉल को डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट करा के उससे फर्दर एनर्जी डिराइव करती है। सेम फैटी एसिड के भी केस में भी होता है। ये लिंक करता है ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस को, या फिर हम कह सकते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस को, एसिटाइल कोएंजाइम ए से। ग्लिसरॉल लिंक कर रहा है आपका डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट से, और अमाइनो एसिड लिंक कर रहा है 3 जगह पे। एक हो गया आपका पायरुविक एसिड, एसिटाइल कोएंजाइम ए एंड क्रेब्स साइकिल। इस पूरी प्रोसेस में हमें ये ध्यान रखना है कि किसका इंटर कन्वर्जन किस में हो रहा है, यानी उसके बेसिस पे, यानी पायरुविक एसिड से की हेल्प से हम प्रोटीन बना सकते हैं और प्रोटीन की हेल्प से हम पायरुविक एसिड भी बना सकते हैं। सेम फैटी एसिड से हम एसिटाइल कोएंजाइम ए भी बना सकते हैं।
अगर एसिटाइल कोएंजाइम ए बना, हमने फैट से बनाया है एसिटाइल कोएंजाइम, तो इसी एसिटाइल कोएंजाइम से हम अमाइनो एसिड्स यानी प्रोटीन्स भी बना सकते हैं। तो ओवरऑल ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सबका आपस में इंटर कन्वर्जन हो जाता है और ये डिपेंड करता है बॉडी की नीड पे। तो ये हो गया आपका एम्फीबॉलिक पाथवे। इसमें एक पॉइंट ये ध्यान रखना है कि जो एसिटाइल कोएंजाइम ए होता है ये लिंक कर रहा है आपका फैट से भी, कार्बोहाइड्रेट से भी और प्रोटीन से भी। यानी अगर हमारे पास सिर्फ फैट है तो हम उससे कार्बोहाइड्रेट भी डिराइव कर सकते हैं, प्रोटीन्स भी डिराइव कर सकते हैं, या फिर अगर सिर्फ प्रोटीन है तो हम उससे फैट या कार्बोहाइड्रेट भी बना सकते हैं। तो चूंकि इसमें ब्रेक डाउन भी हो रहा है, वापस से कंस्ट्रक्शन भी हो रहा है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का, इस वजह से हम रेस्पिरेशन की प्रोसेस को एम्फीबॉलिक पाथवे कहते हैं। ये हो गया आपका बेसिक मैकेनिज्म की जो रेस्पिरेशन होता है वो एम्फीबॉलिक पाथवे कैसे होता है। और इसमें हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि कोई भी जो डिफरेंट सबस्ट्रेट हमने ले रखा है वो एरोबिक रेस्पिरेशन के किस मॉलिक्यूल से लिंक कर रहा है, हमें इसमें ये ध्यान रखना है। तो फाइनली यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन। स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि रेस्पिरेशन 2 टाइप्स के होते हैं, तो अब हम बात करेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन की। एरोबिक में हमने पढ़ा था कि उसमें भी फूड का ब्रेक डाउन हो रहा था, इसमें भी फूड का ब्रेक डाउन होगा। मेन डिफरेंस होता है कि एरोबिक के केस में जो हम फूड का ब्रेक डाउन करते हैं वो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है और ये होता है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये मेजर डिफरेंस होता है एनारोबिक एंड एरोबिक में। इसमें फूड का ब्रेकडाउन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है और इससे हम एनर्जी डिराइव करते हैं। जो हमें एनर्जी डिराइव करें, अगर हमने ए ग्लूकोज मॉलिक्यूल का यूज करा तो वो 2 ATP के आसपास मिलता है एनारोबिक रेस्पिरेशन में, और एरोबिक में हमें वो 36 और 38 ATP मिल रहा था। यानी हम ये कह सकते हैं कि ओवरऑल जो हम एनारोबिक रेस्पिरेशन में गेन कर रहे हैं ATP का यानी एनर्जी का, वो बहुत कम है। ये हो गए। इसके टाइप्स की बात करें तो ये 2 तरीके का होता है। पहला हो गया आपका एरोबिक रेस्पिरेशन को हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं। फर्मेंटेशन। और इसके पहले टाइप की बात करें तो ये हो गया आपका अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड दूसरा हो गया लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ट्वेल्थ के लेवल पे हमें इसके मैकेनिज्म को जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम इसके जो एक्चुअल मैकेनिज्म होता है कि पूरी प्रोसेस हो रही है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में एक्चुअली क्या हो रहा है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या हो रहा है, हम उसके डिटेल में मैकेनिज्म के बारे में बात नहीं करेंगे। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की बात करें तो ये परफॉर्म करता है आपका यीस्ट। ये एक तरह का यूनिसेलुलर फंगस होता है, आपने डाइवर्सिटी में पढ़ा होगा। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की बात करें तो ये तो बैक्टीरिया भी करती हैं या फिर मसल्स करती हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के ड्यूरिंग एक्सरसाइज। जब इसको ऑक्सीजन की अमाउंट मिल रही होती है, बॉडी को बहुत कम होती है, उस टाइम बॉडी शिफ्ट कर जाती है एरोबिक रेस्पिरेशन से एनारोबिक रेस्पिरेशन में। तो उस केस में ये प्रोसेस चल रही होती है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में बात करें, इसमें होता क्या है, हमने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा था पहले, और ग्लाइकोलाइसिस होता है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन का भी पहला पार्ट होता है, एरोबिक का भी पहला पार्ट होता है। तो होता क्या है, इसमें ग्लूकोज का कन्वर्जन होता है पहले पायरुविक एसिड में, और यहाँ से इसका पूरा कन्वर्जन ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस से हो रहा है।
पूरा ग्लाइकोलाइसिस हो गया आपका। और उसमें इसके बाद से जो पायरुविक एसिड हमें मिला था, इसका कन्वर्जन हो जाता है इथेनॉल या फिर अल्कोहल कह सकते हैं प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। पायरुविक एसिड से इथेनॉल प्लस CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। उसमें जो एंजाइम मेंशन करे गए हैं एनसीईआरटी में वो है आपका, एक तो हो जाएगा आपका पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज, और दूसरा हो जाएगा आपका अल्कोहल डीहाइड्रोजनेज। इन दोनों एंजाइम के प्रेजेंस से इसका फर्दर कन्वर्जन हो जाता है इथेनॉल प्लस CO2 में। ये हो गया आपका अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के बारे में। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की बात करें तो सेम प्रोसेस होता है, ग्लूकोज से कन्वर्ट होगा पहले पायरुविक एसिड, ग्लाइकोलाइसिस के बाद, और उसके बाद से पायरुविक एसिड कन्वर्ट होता है आपका लैक्टिक एसिड में। और इसमें जो एंजाइम होता है वो होता है आपका लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज। ये हो गया डिफरेंट एंजाइम्स जो यूज होते हैं। तो हमें ओवरऑल इस प्रोसेस में इतना ही जानना है प्रैक्टिकल लेवल पे कि परफॉर्म कौन सा मॉलिक्यूल कर रहा होता है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो गया आपका यीस्ट, लैक्टिक में हो जाएगा आपका बैक्टीरिया एंड मसल्स ड्यूरिंग एक्सरसाइज, क्योंकि उस टाइम जो बॉडी को ऑक्सीजन मिल रहा होता है वो उसकी नीड के हिसाब से सफिशिएंट नहीं होता है, तो उस टाइम ये शिफ्ट कर जाती है एरोबिक रेस्पिरेशन से एनारोबिक रेस्पिरेशन पे। इसमें ग्लूकोज पहले कन्वर्ट होगा पायरुविक एसिड में, पायरुविक एसिड से मिलता है हमें फाइनली इथेनॉल प्लस CO2, और इसमें एंजाइम जो यूज हो रहा है आपके पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज है और अल्कोहल डीहाइड्रोजनेज है। सेम प्रोसेस हो रही है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में, ग्लूकोज का कन्वर्जन हो रहा है पहले पायरुविक एसिड में एंड देन कन्वर्ट हो रहा है इनटू लैक्टिक एसिड, और इसमें जो एंजाइम यूज हो रहा है वो हो गया आपका लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज। इसमें जो 2 ATP मिल रहा होता है ना वो बेसिकली ग्लाइकोलाइसिस से ही हमें गेन होता है। अगर आपको ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस याद हो तो ये काफ़ी अच्छे से समझ आता है कि एक्चुअली गेन कहाँ से मिल रहा है, क्योंकि इसके बाद का जो कन्वर्जन हो रहा है ना पायरुविक एसिड से इथेनॉल प्लस CO2 की हो जाए या फिर पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड, इसमें हमें ATP का गेन नहीं होता है। हमने ग्लाइकोलाइसिस में देखा था, हमने 2 ATP का यूज करा था स्टार्टिंग की प्रोसेस में जब ग्लूकोज का हम कन्वर्जन करा रहे थे, और लास्ट में हमें 4 ATP मिलती है। 2 का यूज करा था 4 मिली हमें, और उसके अलावा हमें 2 NADH भी मिलते हैं। तो होता क्या है कि हमने 2 का यूज करा था ग्लाइकोलाइसिस में, 2 का यूज करा था, 4 हमें मिला था। ये आउटपुट हो जाएगा आपका, इसको हम इनपुट कर देते हैं। तो ओवरऑल जो हमें गेन होगा ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में वो हमें 2 ATP का होगा, और यही हमें मिलता है एक्चुअल एनारोबिक रेस्पिरेशन में। जो हमें वो भी गेन मिल रहा है वो ग्लाइकोलाइसिस का होता है। अब डाउट आता है कि NADH कहाँ गया, क्योंकि हमें यहाँ पे NADH भी तो मिलता है, और फिर बैक्टीरिया जो एरोबिक रेस्पिरेशन करती है। ये जो NADH बन रहा होता है ना, यहाँ से इसके बाद की जो प्रोसेस हो रही है पायरुविक एसिड टू इथेनॉल प्लस CO2 और पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड, इस टाइम जो NADH बना था उसका कंजम्पशन हो जाता है। तो हमें ओवरऑल जो गेन होगा उस टाइम NADH बचता नहीं है, मतलब जो हमें मिल रहा था ग्लाइकोलाइसिस से भी उससे भी कहीं ज़्यादा कम ATP मिल रहा होता है। ये हो गया आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। इसमें भी जो यीस्ट होता है, यीस्ट की बात करें हम तो ये जब फर्मेंटेशन करता है तो इसकी में जो लेवल होता है अल्कोहल का वो 13% तक ले जाता है। इससे ज़्यादा वो फर्मेंटेशन नहीं कर पाता है, क्योंकि जब वो फर्मेंटेशन कर रहा होता है टोटल का वो जब 13% ले जा रहा होता है उसके बाद से उसके pH में वेरिएशन आ जाता है।
यानी जो उसको सुटेबल पीएच चाहिए होता है वो उसको नहीं मिलता, ये स्लाइटली एसिडिक हो जाता है। तो उस केस में ईस्ट का सर्वाइवल वो सही नहीं रह पाता, तो लास्ट एट द एंड इसकी डेथ हो जाती है ईस्ट की। यानी ओवरऑल हम कह सकते हैं कि अगर हमने नेचुरली फर्मेंटेशन से अल्कोहल बनाया है तो उसमें जो मैक्सिमम अल्कोहल का कंसंट्रेशन जाता है वो 13% होता है। इससे वो ज़्यादा नहीं जाता क्योंकि ये सर्वाइव नहीं कर सकता है, वो मीडियम का पीएच चेंज होने की वजह से। तो ये हो गया आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। इसको फर्मेंटेशन भी कहते हैं। हमने देखा इसके 2 टाइप है। इसमें पहला था आपका अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और दूसरा था आपका लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अब हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन का लास्ट टॉपिक, वो हो गया आपका रेस्पिरेटरी पोर्शन। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन की बात करें तो ये बेसिकली हमें बताता है कि हमने कितने ऑक्सीजन का यूज़ करा और हमें उससे कितना CO2 मिला। यानी इसके बेसिस पे हम ओवर परसेंटेज निकाल सकते हैं गेन का। ये बेसिकली होता है रेशियो होता है वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व्ड अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन यूज्ड। यानी हम चाहे कोई भी प्रोसेस कर रहे हो, रेस्पिरेशन में हो, एरोबिक हो या फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, तो ये बेसिकली रेशियो होता है इसका कि हमने कितना ऑक्सीजन दिया और उसके हिसाब से हमें कितना CO2 मिला। ये होता है आपका रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। इसमें हम बात करते हैं पहले इसके एग्जांपल में एरोबिक रेस्पिरेशन की। इसका जो बेसिक इक्वेशन होता है C6H12O6 प्लस 6O2 गिवन 6CO2 प्लस 6H2 प्लस एनर्जी। ये हो गई रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। बेसिकली वॉल्यूम का हम रेशियो निकाल रहे होते हैं कि हमने ऑक्सीजन का कितना ऑक्सीजन यूज़ किया और हमें फाइनली CO2 कितना मिला। तो अगर हम इसका रेस्पिरेटरी क्वेश्चन निकाल रहे हैं RQ एरोबिक रेस्पिरेशन का, तो इसमें हम ये देख सकते हैं यहाँ पे हमने 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दिया है और हमने जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कराया है वो भी 6 है। तो ये हो जाएगा आपका 6CO2 अपॉन 6CO2। तो यहाँ पे जो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन है एरोबिक रेस्पिरेशन का वो 1 होता है और ये हमें याद रखना है क्योंकि हमने जितना ऑक्सीजन दिया उतना ही हमें CO2 मिला। अब यहाँ पे एक डाउट आता है कि यहाँ पे हमने वॉल्यूम लिया है, हम यूज तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कर रहे हैं। तो ये चीज़ समझ आती है ना आगे गैस इक्वेशन से, जो होता है आपका PV = nRT। और जब हम प्रेशर और टेम्परेचर और ये गैस कांस्टेंट होता है, इसको कांस्टेंट रखें क्योंकि ये कांस्टेंट है तो ऑलरेडी कांस्टेंट रहता है। टेम्परेचर हमने सेम ले रखा है, प्रेशर भी हमने कांस्टेंट रखा है, तो जो वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से। तो इस वजह से है हमने यहाँ पे इस रेशियो में वॉल्यूम की जगह हमने रिप्लेस कर दिया क्योंकि वॉल्यूम इक्वल्स टू यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जा रहा है, तो हमने यहाँ पे उसको रिप्लेस कर दिया है और हमने कंपैरिजन के लिए इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का यूज किया है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में जो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन होता है वो 1 होता है। ये हो गया हमारा पहला एग्जाम्पल। अब बात करें इसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन की। हमने ग्लूकोज मॉलिक्यूल लिया और चूंकि हम उसका एनारोबिक रेस्पिरेशन करा रहे हैं तो ऑक्सीजन तो होगा नहीं, इसका कन्वर्जन करा रहे हैं हम इथेनॉल में।
इसके अलावा हमें ये वाटर रिलीज करेगा, सॉरी CO2 प्लस एनर्जी। ये हो गई आपकी बेसिक इक्वेशन एनारोबिक रेस्पिरेशन की। हमने एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल लिया, उसका फर्मेंटेशन कराया है, और चूंकि यहाँ पे हमें इथेनॉल मिल रहा है यानी ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है, हमने इसका कन्वर्जन कराया, इसको बैलेंस करेंगे। तो इसमें हम जब इसका RQ निकालेंगे तो चूंकि हमने इसमें ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल यूज नहीं किया है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन 0 हो जाएगा। CO2 हमें मिल रहा है 2, तो इसकी जो वैल्यू आती है 1/0 इक्वल्स टू इन्फानाइट। तो जो रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट की वैल्यू आती है वो होती है इन्फानाइट इन केस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन में। इसमें भी हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि किस रेस्पिरेशन में रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट की वैल्यू इन्फानाइट होती है। और इसमें सबस्ट्रेट भी ध्यान रखना है, हमने अब तक ग्लूकोज को लिया है, प्रोटीन या फिर फैट की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। उन दोनों के केस में जो हमारा रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट आता है वो 1 से लेस होता है। अगर हम फैट की बात करें, हमने ले लिया ट्राइपाल्मिटीन, प्लस 145 ऑक्सीजन गिव्स 102 CO2 प्लस एनर्जी। अगर हम इसका रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट निकालें तो ये हो जाएगा आपका ट्राइपाल्मिटीन है, उसको हमने ब्रेक डाउन कराया है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो हमें मिल रहा है CO2 प्लस 98 H2O प्लस एनर्जी। इसका रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट की बात करें ये हो जाएगा आपका, हमने 145 ले रखा था ऑक्सीजन, ये हो जाएगा आपका ऑक्सीजन एंड 102 CO2। तो इसका जो रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट की वैल्यू आती है वो अप्रॉक्स 0.7 आती है। तो इसमें भी हमें ये वैल्यू याद रखनी है कि किस केस में RQ की वैल्यू लेस देन 1 है, किसमें इक्वल्स टू 1 है और किसमें इनफाइनाइट है। यहाँ पे जो ट्राइपाल्मिटीन है ये फैट है। सिमिलरली अगर हमने प्रोटीन का ब्रेकडाउन कराया होता है तो उस केस में अगर हमने प्रोटीन ले रखा है तो उस केस में हमारा जो RQ आता है वो 0.9 आता है। यानी फैट और प्रोटीन के केस में जो हमारा RQ की वैल्यू आती है वो लेस देन 1 है, और कार्बोहाइड्रेट के केस में वो हमने जितना ऑक्सीजन लिया है हमें उतना ही CO2 मिल रहा है, और फैट और प्रोटीन के केस में हमने जितना ऑक्सीजन दे रखा है उससे कम हमें CO2 मिल रहा है। इसी वजह से इसका जो रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट की वैल्यू है 0.9 एंड 0.7 वो लेस देन 1। ये हो गया आपका फाइनली रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट के बारे में। इसमें एक और पॉइंट आता है कि अगर हम रेस्पिरेशन में चाहें तो हम प्योर फैट एंड प्योर प्रोटीन ये रेस्पिरेशन में यूज नहीं होता है। एज ए सबस्ट्रेट की बात करें तो हमने प्योर फैट ले रखा हो चाहे प्योर प्रोटीन सबस्ट्रेट के फॉर्म में, यानी जैसे हमने ग्लूकोज की प्रोसेस ले रखी थी तो उस हिसाब से हम इसको रेस्पिरेशन नहीं करा सकते। इसका सिंपल सा रीजन ये आता है कि इसका कन्वर्जन डायरेक्टली जो होता है, क्योंकि ग्लूकोज की कैपेबिलिटी थी स्टार्टिंग से प्रोसेस स्टार्ट करने की, फैट और प्रोटीन में ऐसा नहीं होता है। इसको कहीं ना कहीं लिंक करना पड़ता है ग्लूकोज की ही प्रोसेस को, चाहे वो ग्लाइकोलाइसिस हो जाए, लिंक रिएक्शन हो जाए या फिर क्रेब्स साइकिल। ये डायरेक्टली यूज नहीं हो सकता है रेस्पिरेशन में, डायरेक्टली नहीं हो सकता है यूज, इनडायरेक्टली हम इसे यूज कर सकते हैं। इसलिए इनडायरेक्टली हम इसका यूज कर सकते हैं ग्लाइकोलाइसिस एरोबिक रेस्पिरेशन के डिफरेंट प्रोसेसेस में, पर ये डायरेक्टली प्योर फैट
एंड प्योर प्रोटीन का यूज रेस्पिरेशन में नहीं होता है। ये हो गया फाइनली रेस्पिरेशन।